Hello everyone, welcome to Civil Samaj. Myself Shankar Kumar, Assistant Professor, Civil Engineering Department. Today in this session we have to discuss, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जो सिलेबस रिलीज हुआ है JOT के थ्रू, न्यू अपडेटेड सिलेबस 5th सेमेस्टर का, वो भी अभी टेंटेटिव के फॉर्म में ये रिलीज किया गया है। हालांकि यही इसी को कंफर्म भी किया जाएगा, लेकिन उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है टेंटेटिव, मतलब कि इसमें भी बदलाव संभव है। लेकिन हमें नहीं लगता कि अब कोई सिलेबस में बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि अब समय नहीं बचा है कि उसमें कोई बदलाव किया जाए। ठीक है, तो आपको उसमें लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे। सारे कन्फ्यूजन को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर ले कि आपको सिलेबस में है क्या क्या, आपको 5th सेमेस्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो 5th सेमेस्टर में ये सारे सब्जेक्ट्स आपके सामने जो दिख रहे हैं ये आपको पढ़ने हैं। मतलब कौन कौन से? तो फर्स्ट सब्जेक्ट की अगर बात कर ले, अगर हम फर्स्ट सब्जेक्ट की आपके बात कर ले, तो पहला सब्जेक्ट आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है, इसमें आपका सिलेबस आप जब देखिएगा तो आपको दिखेगा ढेर सारे पेजेज उसमें ऐड किए हुए हैं। कौन कौन से? तो उसमें आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे पेज, और यही पेज जो है आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो उसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है। क्यों कन्फ्यूजन? इसलिए नहीं होना है क्योंकि लास्ट सेमेस्टर जो आपका सीनियर बैच जो पास आउट हो गया है, उनका अगर आप सिलेबस से कंपेयर करेंगे तो ये ट्रांसपोर्टेशन उन्हें पढ़ना था 4th सेमेस्टर में। याद रखिएगा, वो था 4th सेमेस्टर, लेकिन अभी आपको पढ़ना है किसमें? 5th सेमेस्टर में। उनको जो सिलेबस पढ़ना था उसमें उनका हाईवे था, रेलवे था, टनल था, ब्रिज था। ठीक है, ये सारे चीज़ उसमें थे और कंप्लीट सिलेबस था। लेकिन यहाँ पर आपको पेजेज ज़रूर बढ़ा दिए गए हैं, पेज ज़रूर बढ़ा दिया गया है, लेकिन सिलेबस को कम रखा गया है। इसमें आपको हाईवे बड़ा अच्छे से पढ़ना है। हाईवे में कोई कमी नहीं है। हाईवे में मतलब कि सिलेबस जो आपका पहले के कंपेयर में, मैंने जो देखा सिलेबस, पहले के कंपेरिजन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही दिया है, कम नहीं किया है। मतलब कि कहे तो कहे पूरा का पूरा बीटेक का सिलेबस आपको इसमें दिया हुआ है। और बीटेक क्या कहे, पूरा कंपटीशन जहाँ से भी हाईवे का क्वेश्चन पूछता है, टोटल चीज़ इसमें आपको डाल दिया गया है। साथ ही आपको जो रेलवे है, रेलवे के बाद आपको ब्रिज है, ब्रिज के बाद टनल है, टनल के बाद हार्बर यानी कि एयरवे का भी है, वाटरवे का भी है, एयरवे का, फिर वाटरवे का, इन सभी को भी पढ़ना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन के तौर पे पढ़ना है। मतलब इसमें एक दो टॉपिक ही सिर्फ है, बाकी सब में। तो हम जब कंपेयर करते हैं लास्ट सेमेस्टर के सिलेबस से, जो आपके सीनियर बैच पास आउट हो गए उनसे, तो उसके रिस्पेक्ट में बहुत कम सिलेबस है यहाँ पर। ठीक है, हाईवे है, हाईवे में मैं मना नहीं करूँगा, हाईवे आपका लंबा चलने वाला है। हाईवे में आपको अच्छे से पढ़ना है। आपका ट्रैफिक डिजाइन से लेकर के, पेमेंट डिजाइन से लेकर के, आपका OND स्टडी, ट्रैफिक का बेसिक से लेकर के हायर लेवल तक इसमें पूछा गया है। और वो सारे चीज़ आपको इसमें पढ़ना है। रोड डिजाइन, आप सिर्फ रोड पर बाइक जो चलाते हैं ना, आप समझते हैं कि रोड ऐसे बन जाता है, आप पढ़िएगा तब समझ में आएगा किन किन चीज़ों को इसमें डिजाइन करना पड़ता है, क्या क्या हाईवे मटेरियल में क्या क्या देखना पड़ता है, कर्व जहाँ से आप बाइक लेकर के जाते हैं, गाड़ी लेकर के जाते हैं, कर्व का डिजाइन कैसे होता है, सुपर एलिवेशन का उसमें इंटीमेशन क्या होता है, ये सारे चीज़ आपको इस हाईवे में आपको पढ़ना हुआ। तो हाईवे जो है आपका, ये ट्रांसपोर्टेशन में जो हाईवे है, यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट रहने वाला है। बाकी सब्जेक्ट आप पढ़े या ना पढ़े कोई मैटर नहीं करता है, आपको सिर्फ और सिर्फ हाईवे यहाँ पर जरूर पढ़ना है। ठीक है, देखने में लग रहा है कि रेलवे है, ब्रिज है, टनल है, आपका एयरपोर्ट है, फिर वाटरवे है, एयरवे है, वाटरवे, सब कुछ है ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम में, लेकिन यहाँ पर हाईवे को मेजर रखा गया है। ठीक है, और हाईवे यहाँ पर आपका ये मेजर रहने वाला है। दूसरा है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड स्टार्टअप्स। तो ये आपका एक थ्योरी सब्जेक्ट है, और ये थ्योरी सब्जेक्ट में ज़्यादा अभी इसमें नहीं दिया हुआ है। हाँ, आपको सिलेबस के तौर पे दिखा है कि 14 वीक का आपको इसमें दिया हुआ है। सिलेबस में यहाँ पर नहीं शो कर पा रहा हूँ, अभी कुछ सिस्टम हमारे पास ऐसा नहीं है अभी। तो ये सिलेबस जो आपको देखेंगे, अब मैं अपने एप्लीकेशन पर भी अपलोड कर दिया सिलेबस को, और आपको ग्रुप में भी मिल जाएंगे। तो ये इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो है, ये डेवलपमेंट का ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं रहने वाला है। जस्ट ये सिंपल है कि आप डिप्लोमा करने के बाद आपको अपना मनचाहा जॉब नहीं मिला, तो आप खुद से स्टार्टअप करने में सक्षम रहेंगे। आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी इसमें दिया जाएगा। 14 वीक का ये कोर्स है, 6 यूनिट में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग वे में आपको पढ़ना है, और
बात करते हैं प्रोफेशनल इलेक्टिव का। प्रोफेशनल इलेक्टिव में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट का चयन किया गया है, स्टील स्ट्रक्चर हो, वाटर रिसोर्स है, इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट है, जियोटेक है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट है, यहाँ पर ये 6 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको इन 6 में से अगर कॉलेज ने सिलेक्ट कर दिया तब तो आपको मजबूरी है पढ़ना। अगर आपके पास में ऑप्शन दिया कि आपसे पूछा जाए कि स्टूडेंट का क्या पक्ष होता है, कौन सा सिलेबस ले हम, तो माय डियर आप लोग जियो टेक्निकल सब्जेक्ट को चूज करिए। क्यों? क्योंकि ये इजी भी है और इसका सिलेबस भी बहुत कम है। ओनली 6 टॉपिक आपको सॉइल में पढ़ना है और दिस इज द बेसिक। ये बेसिक है सिविल इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो पूरा का पूरा सिलेबस आपका बेसिक में खत्म हो जाएगा। स्टील स्ट्रक्चर में आपको न्यूमेरिकल, आपको कोड वगैरह का यूज करना पड़ेगा। तो गलती से भी अगर स्टील स्ट्रक्चर किसी कॉलेज में अगर चूज किया गया है तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि सर इसको प्लीज चेंज कर दीजिए, क्योंकि इसमें कोड वगैरह का प्रॉब्लम आएगा। हालांकि आपको ब्रांच के हिसाब से ये पेपर बहुत सही है स्टील स्ट्रक्चर, लेकिन आपका कोड वगैरह का थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें आ जाता है, रूफ ट्रस वगैरह को लेकर के। तो न्यूमेरिकल के अगर आप न्यूमेरिकल ज़्यादा भी नहीं सॉल्व करना चाहते, ज़्यादा थ्योरी भी नहीं रटना चाहते, तो ये एक बैलेंस वे में जियो टेक्निकल है। आपको सॉइल के बारे में हल्का फुल्का थ्योरी है और थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल इसमें भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये भी आपको रियल लाइफ से जुड़ा हुआ चीज़ें जो आप देखेंगे समझेंगे तो उसको ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। बाद बाकी वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग जो है आपका हाइड्रोलॉजी, रेन वाटर, रेन गॉज वगैरह आपको इसमें पढ़ना होगा। इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट में आपको जानकारी है कि जो वेस्ट होता है, जो कूड़ा कचरा निकलता है, उसको कैसे मैनेज करेंगे, क्या क्या उसमें टर्मिनोलॉजी है, क्या इंजीनियरिंग पॉइंट उसमें लगेगा, वो चीज़ें इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जियो टेक्निकल के बारे में बात कर चुके हैं। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड सेफ्टी, ये भी आपका एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। अगर ये भी किसी कॉलेज द्वारा सेलेक्ट किया जाता है तो अच्छी बात है। देखिए कॉलेज वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करेगा जिसके लिए टीचर वहाँ पर अवेलेबल हों, ठीक है, जिसके लिए टीचर वहाँ पर अवेलेबल हों, क्योंकि अलग से टीचर को हायर नहीं किया जाएगा और न्यू सिलेबस है। और आप सभी को बताना चाहेंगे इन सभी में प्रोफेशनल इलेक्टिव जो है एनीवन जो इसमें मेंशन किया गया है, इन सभी में किसी में 5 यूनिट है तो किसी में 6 यूनिट है, इससे ज़्यादा नहीं है। 6 यूनिट यानी कि 6 सब्जेक्ट, मतलब कि 6 टॉपिक आपको सिर्फ दिया हुआ है, इससे ज़्यादा इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सिलेबस की गंभीरता को बात करें कि कितना ज़्यादा हमें पढ़ना है, तो आपके उस पॉइंट से बहुत ही कम सिलेबस है। लास्ट सेमेस्टर, अभी का लास्ट सेमेस्टर जो है 13 यूनिट जो सब में दिया हुआ था उनको कम करके यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम किया गया, ठीक है। तो किसी कॉलेज द्वारा जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किया गया है वो आपको लेना ही है, लेकिन अगर आपके पास में चॉइस है तो आप जियोटेक सेलेक्ट जरूर करें, क्योंकि आपके बैकग्राउंड के हिसाब से आपके अगर बर्डन का हम एक लेवल अगर तय करें तो उसके बर्डन के लेवल के हिसाब से भी ये बहुत सही पेपर आपके लिए रहेगा। उसके बाद है ओपन इलेक्टिव। जो ओपन इलेक्टिव है एनीवन जो इसमें आपको बात किया गया है, तो इस ओपन इलेक्टिव की भी अगर बात कर लें तो एआई का जो सिलेबस है ये थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है, क्योंकि ये डिजिटल ज़माने का सिलेबस है, ठीक है। एआई की अगर बात करें तो बाकी एआई छोड़ करके बाकी कोई भी इसमें से आएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, आईओटी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड रोबोटिक्स, डाटा एनालिटिक्स, सारा का सारा सिलेबस बहुत ही कम है। तो आपके कॉलेज में अगर एआई सेलेक्ट कर लिया गया है तो आप लोग रिक्वेस्ट करके उसे चेंज करवा लीजिए। बाकी किसी में भी या तो आईओटी कर लीजिए, ब्लॉकचेन कर लीजिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी कर लीजिए, कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि इन सभी का सिलेबस बहुत ही कम है, 5 से 6 यूनिट में है। लेकिन एआई आपको कम से कम 13 वीक आपको पढ़ना पड़ेगा एआई, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये सिलेबस की बात मैंने कर लिया। आपको नंबर ऑफ़ पेज देख करके बहुत सारे बच्चे नंबर ऑफ़ पेज देख करके जल्दी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आया, फ़ोन भी आया कि सर हम तो सिलेबस काउंट करना शुरू किए तो ऊपर से 100 पेज तक की सिलेबस चलता ही रह गया, हम लोग को 100 पेज पढ़ना है। हम उसको समझाए कि नहीं माय डियर, ये 100 पेज का सिलेबस जो आप देख रहे हैं ये एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया गया है। ऑडियो प्रेजेंटेशन है, फिर आपको वहाँ पर उसका विजुअलाइजेशन करके चीज़ों को दिखाया गया है। मतलब कि आप मौखिक रूप में बताइए, आप प्रैक्टिकल रूप में बताइए, आप इसका स्क्रीनिंग कीजिए। इसमें देखिएगा एआई में देखिएगा तो कहेगा कोई एक एआई बेस्ड मूवी चलाइए। तो मतलब आपको
हर तरह से चीज़ों को सिखाने का उसमें प्रयास किया गया है। तो डिटेल्स में लिखेगा तो पेज तो बढ़ेगा ही ना, डिटेल्स में लिखेंगे तो पेज तो बढ़ेगा। तो इसलिए आपको उतना टेंशन नहीं लेना है। आप बस सिंपल इतना याद रखिए कि हमें ट्रांसपोर्टेशन में क्या पढ़ना है, तो हाईवे पढ़ना है, बस सिर्फ और सिर्फ हाईवे। बाकी जो भी रेलवे, टनल, ब्रिज, एयरवे, वाटरवे जो भी है, उन सब का इंट्रोडक्शन मतलब एक क्लास कहे तो काफ़ी है, एक क्लास कहे तो वो काफ़ी है बाकी सबके लिए। लेकिन हाईवे पूरा का पूरा 3 महीना आपका हाईवे चलेगा। हाईवे बहुत ज़्यादा है और हाईवे को अच्छे से पढ़ना भी है। आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन की बात कर लें, आपके पेपर में, फाइनल पेपर में अगर हम पेपर की बात कर लें, तो वहाँ पर भी आपको जो ट्रांसपोर्टेशन में 90% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो हाईवे से ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसके ही सिलेबस ज़्यादा है वहाँ पर। बाकी इंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट स्टार्टअप्स के बारे में तो मैं बात कर दिया कि ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और इसमें ज़्यादा बर्डन की बात नहीं है। आपको बस सिखाएंगे कि कैसे क्या होता है, आप सिर्फ विजुअलाइजेशन से चीज़ों को कैच कर पाएंगे। और प्रोफेशनल इलेक्टिव में आपके लिए जियोटेक सबसे बेस्ट रहेगा। और ओपन इलेक्टिव में अगर कोई सबसे ज़्यादा आपको परेशानी में डालने वाला सिलेबस अगर होगा तो वो होगा AI, क्योंकि वो थोड़ा सा कंप्यूटर बेस्ड हो जाता है, थोड़ा सा डिजिटल जमाने आपका डिजिटल वाला सिलेबस हो जाता है, तो आपका मेन सिलेबस से थोड़ा सा हट के है, इसलिए उसमें आपको थोड़ी सी समस्या देखने को मिल सकती है। बाकी आपका जो भी सिलेबस है कॉलेज द्वारा जो सेलेक्ट किया गया है, उन सभी का क्लास मैं 6 अक्टूबर से शुरू कर रहा हूँ। तो 6 अक्टूबर से आपको सभी क्लास वहाँ पर हमारे सिविल समझ के एप्लीकेशन पर देखने को मिलेंगी। और प्रैक्टिकल की बात कर ले तो इसमें लिखा हुआ जियोटेक लैब, तो हमें तो नहीं लगता कि किसी कॉलेज द्वारा जियोटेक नहीं चूज किया जाए, क्योंकि जियोटेक लैब मेंशन किए हैं तो जियोटेक ही होना चाहिए और IoT लैब होना चाहिए। तो खैर कॉलेज की अपनी जो भी उनका पॉलिसी है उनके अकॉर्डिंग वो वर्क करेंगे। तो आपको सिलेबस जो है ये 4 ही हैं। बाकी जो 5वां है आपका ऑडिट कोर्स, तो ये ऑडिट कोर्स कहता है कि फॉरेन लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज या फिर आपका फॉरेन लैंग्वेज, इसमें से कोई एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। और ये सिलेक्शन जो होगा आपका NPTEL वेबसाइट के थ्रू होगा, जो कि स्वयं पोर्टल का एक वेबसाइट है। ठीक है, तो वहाँ पर आपका एग्ज़ाम भी वहीं वेबसाइट पर ही होगा और वहीं से आपका मार्कशीट भी जनरेट होगा। वो मार्कशीट आपके कॉलेज को भेजा जाएगा और वो नंबर ही आपका फाइनल मार्कशीट में ऐड होगा। ठीक है, और कुछ बच्चों का क्वेरी है कि हमारा फाइनल रिजल्ट कैसे बनेगा। तो माय डियर, फाइनल रिजल्ट का आप टेंशन छोड़ दीजिए, अभी तक ये क्लैरिफाई JOT से भी नहीं हुआ है। NEP के बेस्ड पर अगर बात कर ले तो फर्स्ट सेमेस्टर से लास्ट सेमेस्टर तक मार्क्स जुड़ता है और उसी का टोटल एवरेज होता है। बट ये झारखंड यूनिवर्सिटी क्या करेगा, कब क्या चेंजेज मिला देगा, कोई नहीं कह सकता है। आप बस इतना रखिए कि हमको अच्छे नंबर लाना है सभी सेमेस्टर में। ठीक है, आप 5वां और 6ठा के इंतजार में मत रहे कि चलिए पहला दूसरा खराब हुआ, तीसरा चौथा खराब हुआ, तो अब खराब हो गया है तो उसको बदला नहीं जा सकता है, लेकिन आने वाली चीज़ों को अच्छा ज़रूर किया जा सकता है। तो आपको हर सेमेस्टर में मार्क्स अच्छे रखने हैं, चाहे कुछ भी हो। देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम इसलिए होता है कि लेटरल एंट्री जो आ जाते हैं, लेटरल एंट्री के वजह से आपका वो मार्क का स्कीम जो है थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है। तो लेटरल एंट्री का जो फर्स्ट सेमेस्टर का वो ऐसे ही ख़त्म हो जाता है, उनके पास में 2 साल रहते हैं और आपके पास में 3 साल रहते हैं। तो आपके पास में अच्छा मौका है एवरेज मार्क्स बढ़ाने का रेगुलर स्टूडेंट के पास में, तो आप ज़रूर अपना मार्क्स को इन्हांस करें। और बाकी तो यहाँ पर आपका जो भी है वो कॉलेज के बेसिस पर ही है। 6 सेमेस्टर की बात कर ले तो 6 सेमेस्टर में आपको कोई पेपर नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है। उसका सिलेबस की बात कर ले तो सिलेबस में सिर्फ आपका ट्रेनिंग है, मतलब इंटर्नशिप है, और वो इंटर्नशिप आपको सिर्फ करना है बाहर में। बहुत सारे बच्चे तो करते भी नहीं हैं और उनको सर्टिफिकेट और उनको प्रोजेक्ट जमा करना होगा। और 6 सेमेस्टर में आपको यहीं पर आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। कम से कम जो स्टूडेंट का कॉलेज से थोड़ा सा भी लिंक है तो कम से कम 90% मार्क्स आपको 6 सेमेस्टर में मिल जाएंगे ऑन एन एवरेज। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो वहाँ पर आपको 90, 95, 98% भी मार्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं अपना मार्कशीट भी आपको शेयर कर सकता था, अभी मेरे पास सिस्टम ही नहीं है मैं आपको दिखा पाऊँ। मैं जब बीटेक में बहुत जगह होता है कि 6 महीने का आपका ट्रेनिंग ही होता है, लेकिन डिप्लोमा में ये पहली बार ऐसा किया गया है, कि इसलिए झारखंड से डिप्लोमा करना बेहद आसान हो गया है। ये होता है बीटेक में। तो उस बीटेक में जो सिलेबस आपके रहता है, जो 6 महीने का ट्रेनिंग का पीरियड रहता है, आप उसमें ट्रेनिंग करते हैं। इंडस्ट्रियल और सॉफ्टवेयर दोनों का ट्रेनिंग होता है, और वो ट्रेनिंग के बाद आप जब सर्टिफिकेट लेकर के आते हैं कॉलेज में, आपका वाइवा होता है और उसके बेस पे आपको प्रोजेक्ट जमा करना होता है और उसके बेस पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं।
तो ये जो मार्क्स होता है 90% मिनिमम केस में 90% आपको दिया जाता है, और मैक्सिमम में वही 97-98% तक भी जा सकता है। ये मार्क्स कॉलेज के हाथ में होता है, वो आपको दे सकते हैं। तो 6 सेमेस्टर सबका 90% रहने वाला है। कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो जाना कि हमको तो 90% मिले हैं, नहीं, ये एवरेज है। ये मार्क्स आपका 88%, 85% किसी को मिल रहा है, तो सबसे डल स्टूडेंट को 88%, 85% मिलेगा। 90% एनी हाउ आपको मिलना ही मिलना है, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। आपको मेहनत करना है तो यही 5वें सेमेस्टर में आपको मेहनत करना है, इसमें अच्छे मार्क्स लाना है, क्योंकि वेरिएशन यहीं से आएगा। कंपटीशन का ज़माना है, अच्छे मार्क्स रहेंगे तभी आप आगे कंपटीशन के लिए आप शॉर्ट लिस्ट हो पाएंगे। ठीक है, तो सारा चीज़ है, अभी एवरीथिंग के बारे में हमने आपको क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमारे इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपका 5th सेमेस्टर का जो क्लास है, ये 6 अक्टूबर से हम स्टार्ट करने जाने वाले हैं। और सभी चीज़, जो भी आपका सिलेबस, जो भी आपका सब्जेक्ट कॉलेज द्वारा सेलेक्ट किया गया है, आप हमें ज़रूर बताएं। जो भी बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, तो उन लोगों से मैं कहूँगा कि अपना सिलेबस कम से कम हमें ज़रूर बता दें, ताकि हम उस बैच में उसको इनरोल कर पाएँ। क्योंकि यहाँ पर सिलेबस सबका अलग अलग रहने वाला ज़रूर है, सब्जेक्ट सबका अलग अलग रहने वाला ज़रूर है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ कितना सब्जेक्ट पढ़ना है, इसमें 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ कितना सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। 4 सब्जेक्ट में कौन कौन? एक आपका हो गया हाईवे, दूसरा आ गया एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट का, उसके बाद पर्सनल इलेक्टिव, ओपन इलेक्टिव। पर्सनल इलेक्टिव में बहुत ज़्यादा चांस है तो सॉइल का चांस है, और ओपन इलेक्टिव में बहुत ज़्यादा चांस है तो IoT का चांस है, IoT का। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ने हैं, बाकी आपका प्रैक्टिकल रहने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद है आपका ये सिलेबस वाला डाउट क्लियर होगा। और नंबर ऑफ पेजेस देख करके काउंट नहीं करें, वो आपका सिलेबस जो रहेगा वही आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, हमें मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप पे हमारा एक ग्रुप भी है, उस ग्रुप में आप जुड़ जाइए, और उसका लिंक हमने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।